में ख़त्म भी करना है तो हम क्विक एक डिस्कशन कर लेते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? रेडी हो पूरा? स्टार्ट करूं? ओके, चलो. देखो ये पोर्शन, देखो आप मुझे बताना क्या क्या पोर्शन है या नहीं है. अभी आपके बुक में बहुत बड़ा बड़ा भी है कुछ कुछ पोर्शन, तो उस टॉपिक को हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो भी मैं बता रही हूँ. फर्स्ट टॉपिक इज दैट साइंस एंड फिजिकल साइंस, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस. ये ट्रिक मैंने बताया है कि कैसे लिखना है. नेचुरल साइंस का मैंने दिया था. नेचुरल साइंस जो है वही आपका साइंस है. एंड उसको अगर फिजिकल साइंस में लिखना है तो क्या करेंगे, दैट इज नेचुरल साइंस का जो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग है उतना पोर्शन लिख के फिजिकल साइंस का ओनली इंट्रो देंगे. दैट फिजिकल साइंस का जो भी नेचर है, स्कोप है, इम्पोर्टेंस है. अभी बोला हमने तो फिजिकल साइंस का नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस कुछ नहीं पढ़ा. अभी नेचुरल साइंस का आपने इतना सारा चीज पढ़ा था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, इम्पोर्टेंस सब पढ़ा था. उसको सिर्फ फिजिकल साइंस में लिख दोगे, हो जाएगा. कंप्लीट है? नोट्स है कि नहीं है अभी बताओ. उस अकॉर्डिंग नोट्स है, अवेलेबल होगा या नहीं होगा, है ना सबके पास? यस और नो? फटाफट थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा. अभी देखो ये पोर्शन कल कंप्लीट किए थे, स्ट्रक्चर ऑफ साइंस. टिक किए हैं सब कोई? टिक मार्क हो गया है बुक में? उसके वीडियो ऑलरेडी सेपरेटली 15 मिनट्स का ओनली है, 15-16 मिनट्स का, देख लीजिएगा. कल जो अटेंड नहीं किए हो, बाकी सब लगभग अटेंड किए थे, सो दैट जो अटेंड नहीं किए हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा. ये पोर्शन पूरा हो गया. इसके बाद देखो वैल्यूज. अच्छा, वैल्यूज पढ़े हैं हम लोग. कल के ही क्लास में वैल्यूज भी पढ़े थे. कल के नहीं, प्रीवियस, उससे प्रीवियस जो क्लास था उसमें हमने पढ़ा था. दैट इज द वैल्यूज ऑफ लर्निंग फिजिकल साइंस. उसको हमने पढ़ा था. ठीक है. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. दैट इज अ कोरिलेशन of physical science with mathematics, biological science, social studies, language, fine art, environment, health, development, peace, equity. इतना सारा पोर्शन को आप कैसे करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मेंशन होगा कि को रिलेशन मीन्स होता है रिलेशन. मैंने पहले भी बोला है आपको, वहाँ पे मेंशन किया था कि ये ब्रांचेस वाला पॉइंट है. दैट इज फिजिक्स का कौन सा ब्रांच है, उसका रिलेशन क्या है, कैसा है. तो फिजिक्स में आपको केमिस्ट्री आपने पढ़ा, उसमें आपने एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी ये सब पढ़ा था. बट मैंने बार बार बोला था रिपीटेडली कि बायोफिजिक्स भी होता है. मैथ्स के साथ भी फिजिक्स का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है. तो ये सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताया जाएगा. अभी उसको भी आप नोट डाउन कर लेना या फिर थोड़ा थोड़ा याद कर लेना. तो ये क्वेश्चन करने से ना मल्टीपल एरियाज में यूज हो जाएगा. आपको यहाँ पे क्या लिखना है बताओ. जो ब्रांचेस पोर्शन था, ब्रांचेस था, उसको फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस. ठीक है. बायोलॉजिकल साइंस के बच्चे वो लोग ब्रांचेस स्टार्ट करेंगे उसको. फिर ब्रांचेस जो आपके बुक में 1 पेज का है ओनली, उसको मेंशन करेंगे. बिकॉज आपका शॉर्ट हो रहा है तो फिजिकल साइंस से पॉइंट को ले जाना एंड उसमें ऐड कर देना. बिकॉज वहाँ पे सिर्फ आप ऐड करोगे क्या, बायोलॉजी को इंस्टेड ऑफ फिजिकल साइंस. बिकॉज बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पे केमिस्ट्री मेंशन है बायोकेमिस्ट्री करोगे. फिजिक्स जहाँ पे मेंशन होगा बायो फिजिक्स होगा, बायो एस्ट्रोनॉमी होगा. मतलब बायो वर्ड को रिलेट कर देना एंड बाकी एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड कर देना. तो आपका आंसर कंप्लीट होगा वहाँ पे. अभी फिजिक्स के बच्चों के अकॉर्डिंग फर्स्ट तो आप उस ब्रांचेस को लिखेंगे. ब्रांचेस के बाद ये सारा जो रिलेशन है थोड़ा थोड़ा करके लिखोगे. हाँ, लास्ट आपको पीस एंड इक्विटी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, चलेगा एक लाइन में भी. बिकॉज पीस एंड इक्विटी के मामले पे जो वेपन्स बन रहे हैं या फिर मिसाइल्स बन रहे हैं, उससे हम कैसे कैसे हम बुरे देश को या फिर बुरा कोई कंट्री है तो उसको कैसे हम बर्बाद कर रहे हैं, या फिर जो हमारे लिए हार्मफुल है उससे कैसे हम प्रोटेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को मेंशन करते हुए लिखें. अदरवाइज बाकी सारी चीजें ना एस्थेटिक वैल्यूज है. जहाँ पे फाइन आर्ट आता है, फाइन आर्ट दैट मीन्स होता है ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचेस. तो ये फाइन आर्ट है. तो फाइन आर्ट रिलेटेड फिजिक्स में क्या करते हो, होल्डिंग कैसे करना, पेन कैसे पकड़ना है, ड्रॉ कैसे करना है, तो ये सब इसलिए फाइन आर्ट के साथ रिलेटेबल है. जो समझ आ रहा है उतना लिखिए. एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में मटेरियल्स इतने यूज कर रहे हो तो उस बेसिस पे यहाँ पे पॉइंट मेंशन होगा. 2 या 3 लाइन लिखेंगे.
सोशल स्टडीज कल ही हम लोग बात किए थे, सोशल स्टडीज में भी फिजिकल का रोल बहुत ज्यादा है, बिकॉज एनवायरनमेंट अगर लिख रहे हो तो वही सेम पॉइंट से सोशल स्टडीज में, इवन इफ आप फॉर कम्युनिकेशन वी यूज सेल फोन और डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल फोन, अदरवाइज अ मेल, जीमेल और कंप्यूटर, पीसी एटसेट्रा, तो वो सारे तो सोशल स्टडीज में इंक्लूड हो रहे हैं, बट ये सब क्या है, ये सारे फिजिकल एलिमेंट्स हैं, इसके थ्रू ही बना है। मैथमेटिक्स के साथ आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का रोल ना बहुत ही, आप बोल सकते हो जस्ट लाइक एक कॉइन के दो साइड्स जैसे ही है, वैसे ही पार्ट है, उसका बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है एंड ये दोनों रिलेटेबल है। फिजिक्स के कुछ कुछ लॉज प्रिंसिपल्स मैथ्स में यूज होते हैं, अगेन फिजिक्स के जो लॉज प्रिंसिपल्स को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी मैथ्स चाहिए, तो ये दोनों रिलेटेबल है, ऐसे पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। 1.5 आपको नहीं चाहिए, कट कर दो पूरा, क्रॉस करिए, 1.5 इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी आप क्या क्या प्रिपेयर करेंगे, यस या क्या, यस बोलिए, कौन सा लेसन का, हाँ को, अच्छा अच्छा, को रिलेशन ऑफ फिजिकल साइंस डायरेक्टली आता है, को रिलेशन विथ फिजिकल साइंस और को रिलेशन ऑफ फिजिकल साइंस विद डिफरेंट सब्जेक्ट, वहां पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा, विद डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो वहां पे साइड में क्वेश्चन लिख दीजिए ना, ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस, उतना मेंशन कर दीजिए, उतना आप कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, समझ आया। वहां पे दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस और कोरिलेशन ऑफ फिजिकल साइंस विद डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का नेम मेंशन नहीं होगा, विद डिफरेंट सब्जेक्ट ऐसे ही ओनली छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। एंड ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग बाई चांस कभी आ सकता है तो आप लॉन्ग में भी मेंशन कर दो। बाकी इसका जो है पॉइंट दैट इज 1.2, 1.2 एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये पोर्शन तो आपको कंपलसरी करना है, तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो तीन लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी आप वैल्यूज ऑफ लर्निंग फिजिकल साइंस है, शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर सपोज ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है वैल्यूज का, देन 1.1 प्लस 1.3 एट ए टाइम लिखिएगा, 1.1 प्लस 1.3 एट ए टाइम लिखते हैं। क्लियर हो गए, वन पॉइंट सॉरी यूनिट वन से, यूनिट वन से क्लियर हो गए सारे। ओके चलो नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। अभी देखो यूनिट टू में क्या क्या है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस फिजिकल साइंस। सो यहाँ पे ना मैंने बहुत बार टिक किया है, तो यहाँ पे देखो एक मैं हिंट देती हूँ आपको ना, इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा कितना चीज़ है। ये जो पूरा चीज़ है ना, दैट इज 2.1, 2.2, 2.3, 2.1, 2.2, 2.3, अच्छे से सुनिए। ओनली टेक्नोलॉजी को पार्ट हम छोड़ देते हैं, वो 1.5 पेज का है, उसको छोड़ देते हैं। बाकी जो इतना पोर्शन है उसके लिए एक ही आंसर बनाना है, उसके लिए एक ही आंसर बनाना है। अच्छा, कल हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट पढ़ा, ओके। उस पोर्शन को ही लिखना है, ये तीन क्वेश्चन जो भी आए उसी पोर्शन को लिखना है। देखो मैं बार बार बोल रही थी कि इंडियन साइंटिस्ट के साथ वेस्टर्न भी आ सकता है, तो वेस्टर्न के लिए ऊपर क्या मेंशन हो गया, एड 2 to 3 साइंटिस्ट वर्क, और दैट इज साइंटिस्ट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड जिनका कोई कंट्रीब्यूशन है, जस्ट लाइक सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और कोई एक पर्सन होगा तो उनका, ठीक है। आपके बुक में ही है, मैंने मार्क करके दिया है, इस पीडीएफ में ही मार्क करके दिया है, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझा दूँ। पूरा नहीं लिखना है, ओनली 1 to 2 पेज भी नहीं होगा, 1.5 पेज में कंप्लीट होगा, ऐसा मैंने मार्क किया है, जो कि इंडियन साइंटिस्ट के साथ आपको ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 5 पेज का आंसर बन जाएगा टोटल, ठीक है। सो आपको 2.1, 2.2, 2.3 इसके लिए वरीड नहीं होना है, इसका आंसर एट ए टाइम प्रिपेयर करना है। हो गया, क्लियर है। किसका किसका आंसर फिर से करेंगे बताओ, कौन से पॉइंट का, कौन से पॉइंट का, 2.1, 2.2, 2.3, बस इतना। टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानते हो, अभी टेक्नोलॉजी में अगर पॉइंट को देखोगे ना, वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बट यहाँ पे क्या मेंशन है, लैंडमार्क स्टेटस डेवलपमेंट ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन साइंस है,
तो कैसे डेवलप हुआ, कैसे नासा कैसे बना, या प्रोग्रामेबल थिंग्स जो फिजिक्स में प्रोग्रामेबल इंस्ट्रूमेंट्स बने तो वो कैसे बने, मिसाइल्स कैसे बना, कब स्टार्ट हुआ, कितना परसेंट अब तक चढ़ा, कितने डॉलर्स खर्चा हो रहे, यूएस डॉलर्स। तो ये सब थोड़ा सा मेंशन है ये टेक्नोलॉजी में, एंड उसका इम्पोर्टेंस के लिए मैंने 69 एंड 70 पेजेस में जो 11 पॉइंट्स हैं, मेडिसिन इंडस्ट्रीज में कैसे हेल्प हो रहा है, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस में कैसा हेल्प कर रहा है ये इंटरनेट एंड साइंस, या फिर एग्रीकल्चर पॉइंट पे, या ड्रग्स फॉर्मेशन पे। ड्रग्स मीन्स नॉट ए ओनली ब्राउन शुगर और एनी टाइप ऑफ अल्कोहलिक थिंग्स, वो सब ड्रग्स नहीं होता है। ड्रग्स मीन्स ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन, जितना टाइप का मेडिसिन आप इनटेक करते हो ना, सबको हम ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, अभी जो चीज से नशा हो एंड जो हार्मफुल हो उसको इनटेक करने के लिए मना किया जाता है, बस इतना ही है। वो हार्मफुल ड्रग्स में जाता है, जो नॉर्मल ड्रग्स है वो एज मेडिसिन वर्क करता है, इतना याद रखना। तो ये पॉइंट्स को ओनली ऐड करना है लास्ट में, ओनली ऐड दिस पार्ट, ओनली ऐड दिस पार्ट, अदरवाइज ये तीनों आंसर हो जाएगा। उसके साथ ये पॉइंट कर देना है, अगर वहां पे टेक्नोलॉजी कोई क्वेश्चन में आ गया तो ये पार्ट ऐड करना है, अदरवाइज लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, अभी 1.4 आपने पढ़ा कोरिलेशन वाला, तो कोरिलेशन वाला पॉइंट को ना यहाँ पे लिख देना पूरा, फिजिकल साइंस एंड ह्यूमन लाइफ जो मेंशन है वहाँ पे पूरा लिख देना, कॉपी पेस्ट तो लिख दो 2.4, बिकॉज आपके बुक में 2.4 का आंसर कोई अच्छा नहीं है, वो नॉन मैटेरियल को ले लेके सिर्फ एक पैराग्राफ बना दिया बड़ा सड़ा, और कुछ नहीं, 1.5 पेज का पैराग्राफ वैसे ही घिसा पिटा है, उससे मार्क्स नहीं आएंगे। तो 1.4 का आंसर जो कोरिलेशन का मैंने बोला कल जो ब्रांचेस पढ़े थे उस पॉइंट को आप यहाँ पे लिख देंगे, मार्क करके रखिए प्लीज। 1.4 को आप कहाँ लिखोगे, 2.4 में भी लिखेंगे। अभी देखो क्वेश्चन क्या है 2.5 में, रैशनल इन इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स टू स्टडी फिजिकल साइंस। दैट मीन्स आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, क्यों बच्चों को हम इंस्पायर कर रहे हैं कि फिजिकल साइंस में वो मन दे, या फिर पढ़ाई करे, या स्टडी करे, और कुछ बड़ा इन्वेंशन करे, क्यों करे। तो आप उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस लिख सकते हो, वहां पे ज्यादा कुछ नहीं है, घुमा फिरा के सेम पॉइंट्स में आएगा। तो हम क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट करें प्रिपरेशन में। तो ये क्वेश्चन आया, रैशनल इन इंस्पायरिंग स्टूडेंट टू स्टडी फिजिकल साइंस, देन यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिजिकल साइंस जो पढ़ाया गया है, एंड उसके साथ इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस उसको मेंशन कर दो, ये आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क ऑलरेडी कर लिया है, 2.1 2.2 2.3, जो कि एज ए वन क्वेश्चन, एज एन वन क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है, एज ए क्वेश्चन और एज ए वन क्वेश्चन, एज एन वन क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है। क्लियर है। तो यूनिट 2 से कितने लॉन्ग क्वेश्चंस मिले, यूनिट 2 से ओनली वन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन मिले, ओनली वन। ठीक है, आगे कितने मिल गए, यूनिट 1 में कितने लॉन्ग क्वेश्चन मिल गए, यूनिट 2 या 3, 2 ना मिल गए, यहाँ पे हो गए। ठीक है, 3 हो गए। अभी चलो नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कंपिटेंसीज ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। देखो सेम विथ फर्स्ट यूनिट, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ा है कल, यस और नो। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वैल्यूज के बाद था, पढ़ा। इंटेलेक्चुअल एम, ऑब्जेक्टिव्स में मैंने बोला मैनिपुलेटिव स्किल, राइटिंग स्किल, जो जो डेवलप हो सकता है वो सारे स्किल्स आएंगे। साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक जो भी स्किल्स है वो सारे डेवलप होंगे, तो वो उस पॉइंट को ही आप ऐड करेंगे। बार बार रिपीट हो रहा है एक चीज को, तो उसको हम रिपीटेडली लिख सकते हैं, 3.1 वैसे लिखा जाएगा। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आ गया, यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये टोटल चीजों में 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। एलक्यू, ये एलक्यू है, मेंशन कर दो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, इस यूनिट के लिए बोल रही हूँ। दैट इज फर्स्ट वन इज द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जो कि ब्लूम मेंशन है, उसके बाद कार्थोल एंड सिम्पसन रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, 2 टेक्सोनॉमी है, एक है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड दूसरा है रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ गया। एंड रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में थोड़ा सा 5 to 10% ओनली चेंजेस है, उसको हम देख लेंगे, बस उसको देख लेने से ये कंप्लीट हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
मार्क करिए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ पे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद 3.5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 3.5 एक लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड उससे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या मेंशन करना है यहाँ पे देखो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंसेस मेंशन कर देना, बिकॉज बुक के अंदर ना बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया, खाली खाली टान के, और कुछ नहीं किया है उसमें, पॉइंट्स कुछ नहीं, सेम पॉइंट्स को रिपीट कर रहा है। तो आपको पढ़ने के लिए और इजी करने के लिए मैं बोल रही हूँ, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में एक्चुअली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी होना चाहिए, एंड बिहेवियरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी होना चाहिए। तो उस बेसिस पे हम ओनली ऑब्जेक्टिव्स को अगर मेंशन कर देते हैं फिजिकल साइंस का, देन हो जाएगा। ठीक है, तो कितने जगह में आपको यूज करना है पता चला, 3.1 पे, 3.3 पे, 3.4 पे, एंड यूनिट 1 का आई थिंक 1.3 पे। ठीक है, 1.3 पे, तो इतने जगह पे आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये का, दैट इज, हाँ, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का लास्ट यूनिट पढ़े हो या नहीं? टीचर एज ए नेशन बिल्डर, टीचिंग कॉम्पिटेंसेस, वहाँ पे भी मेंशन है, पढ़े हैं, यस और नो? फटाफट बोलो। अच्छा, टीचिंग कॉम्पिटेंसेस नहीं पढ़े वहाँ पे? मैंने ये में बोला था, एंड उसका नोट्स भी मैंने ऑफलाइन में डिक्टेट किया है, बट ऑनलाइन में आप लोग नहीं पढ़े हो शायद। तो उस चीज़ को आप, कुछ नहीं है बाबा, आइडियल टीचर का है, रोल ऑफ ए आइडियल टीचर, टीचर एज ए कैटलिस्ट, टीचर एज ए नेशन बिल्डर, टीचर एज ए डेमोन्स्ट्रेटर, टीचर एज ए दैट इज फैसिलिटेटर, ऐसा मेंशनड है। ठीक है, उस पॉइंट्स को हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, बिकॉज जहाँ पे भी टीचिंग का कॉम्पिटेंसीज फॉर टीचिंग मीन्स होता है टीचर्स का रोल, टीचर्स का रोल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन तो थोड़ा आप लिख के रखो, क्या क्या उसके अंदर लिखना है, आप मैं बोल देती हूँ आपको। वहाँ पे लिख दीजिए, आइडियल टीचर्स के बारे में लिखना है, तो लिखो, दैट इज इंट्रोडक्शन टू आइडियल टीचर, इंट्रोडक्शन टू आइडियल टीचर, देन मीनिंग, nature of ideal teacher, meaning nature of ideal teacher. After that, add competencies point, add competencies point। अभी competencies point पे मीन्स क्या होता है, लेसन प्लान जैसे आप लोग किए थे ना, वो सारे competencies point है, उसको आप यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिखना है। तो मैं आपको आज उसको पढ़ा दूंगी, ठीक है, और क्लियर हो जाएंगे। तो 3.5 एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मार्क करिए। 3.5 एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मार्क करिए। ओके, आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करना है, जो ये न्यू स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये क्वेश्चन पढ़ चुके, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का यूनिट 5 का जो क्वेश्चन है पढ़ चुके हो, तो वो मुझे थोड़ा सा आंसर सेंड कर देना, टीचर वाला आंसर थोड़ा सा सेंड कर देना, मैं अगेन शेयर कर दूंगी। ठीक है, अदरवाइज आप लोग ये शेयर कर देना, चल जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो उसको कर लेने से थोड़ा क्या होगा, मल्टीपल एरियाज में, इवन इफ आप आईसीटी में यूज कर सकते हो, इसमें यूज कर सकते हो, एंड मोर देन वन पेडागोजीज में भी आप लोग यूज कर सकते हो, इसलिए चाहिए। ठीक है, 3.5 आपने टिक कर लिया, यस और नो? हो गया। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, चलो अभी देखो नेक्स्ट। फर्स्ट देखो, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज यूनिट 4 का, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग विद अ स्पेशल रेफरेंस टू फिजिकल साइंस, अप्रोचेस, मेथड्स, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। ये जो इतना बड़ा सड़ा करके दिया है ना, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है अप्रोचेस एंड मेथड। मेथड क्या है, अप्रोचेस क्या है, उसका यूजेस क्या है, तो इसलिए मेंशन कर दी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड ये बुक से आप पढ़ेंगे, बुक से ही पढ़ना है। ठीक है, इसको बुक से ही पढ़ना है। उसके बाद ये देखो, टीचर सेंटर्ड मेथड, लेक्चर, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, ये आपने पढ़ा है कि नहीं? लेक्चर, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में पढ़ा है, यस और नो? मैंने खुद पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा? ओके, देखो उसके बाद देखो, ह्यूरिस्टिक पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्ट मेथड पढ़े हैं,
साइंटिफिक मेथड नहीं पढ़े, उसको आप साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए जो भी प्रैक्टिकल वर्क होता है ना उसके रिलेटेड है, जिसको हम लेबोरेटरी वर्क भी बोलते हैं। तो ये दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, सेम है। ठीक है, लेबोरेटरी वर्क और प्रैक्टिकल वर्क भी बोला जाता है। सो लेबोरेटरी वर्क का आपके बुक में भी बहुत अच्छा है एंड इसका मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगी, तो दोनों आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेबोरेटरी वर्क का मैं शेयर कर दूंगी और हो सके तो आज दिखा भी दूंगी आपको। अभी देखो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो ऊपर का पोर्शन है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग टीचिंग, ये दोनों ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। टीम टीचिंग दैट इज द, टीम टीचिंग मीन्स होता है ग्रुप में पढ़ाना, ग्रुप में स्टडी करना, आप लोग जैसे ग्रुप में भी पढ़ रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द टीम टीचिंग। अगर मैं बात करूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ये होता है आइडियाज़ का तूफान, दैट मीन्स आइडियाज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जेनरेट होते हैं। एंड कैसे जेनरेट होंगे, सपोज थिंक दैट आपको 10 बच्चों को लेके मैंने क्या किया, 10 डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कोई एक टॉपर है तो कोई एक बहुत ही शाई टाइप का है, या फिर बहुत ही कम पढ़ता है, इडियट टाइप का है, ऐसा पर्सन है, बट उसमें डेवलपमेंट करवाना है। तो आप क्या करोगे, एक रूम पे उन 10 बच्चों को हम बिठा देंगे एंड एक टॉपिक दे देंगे एंड उनको बोला जाएगा कि आप अपने आइडियाज़ को जितना हो सके निकालो एंड उस आइडियाज़ को आप वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि कौन से बच्चे ने क्या क्या आइडियाज़ दिया। अभी जो आइडियाज़ सबके मिलाने के बाद एक अच्छा आइडिया जनरेट होगा उसको हम यूटिलाइज करते हैं, ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते, इट्स जस्ट लाइक ए ग्रुप डिस्कशन, ये ग्रुप डिस्कशन जैसा है। ओके, आफ्टर दैट ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ये लास्ट मैंने अभी सेंड किया है, आपके बुक से ही सेंड किया है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी नोट्स हैं कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का, बट वो अराउंड 8-9 पेजेस का है तो उतना आपको नहीं चाहिए, बट आपके बुक में भी थोड़ा ज़्यादा है। तो आज मैं ओनली डिस्कशन कर दूंगी, फिर उसका मार्किंग करके भी दूंगी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का, बिकॉज ये सारे लेसन प्लान रिलेटेड है तो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही मेंशन होगा। माइक्रो टीचिंग पढ़ चुके हैं, माइक्रो टीचिंग एंड स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, प्रैक्टिस ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल्स, ये नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा पोर्शन है, स्किल्स तक चाहिए। जितने स्किल्स आपके बुक में मेंशन है टोटल आई थिंक 7 to 8 स्किल्स मेंशन है, तो आप लोग सबका कंपोनेंट्स एंड कैसे उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उस पॉइंट को याद रखो। बाकी माइक्रो टीचिंग से आपको सारे पॉइंट्स याद नहीं रह रहे तो आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड उसके जो स्टेप्स एंड इम्पोर्टेंट शॉर्टली मेंशन कर देना, जैसे 4 से 5 पेज हो जाए, इतना करने से हो जाएगा। एंड देखो ये यूनिट पूरा कंप्लीट है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग, तो इम्पोर्टेंस फॉर प्लानिंग फॉर टीचिंग ये तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा, ऐसे सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता। तो ईयर प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, पीरियड प्लान और दैट इज कॉल्ड द, हम बोलते हैं लेसन प्लान। तो लेसन प्लान तक हमने कंप्लीट किया है, बट उसके बाद का दो और भी टाइप्स है इसमें। एक है हवर्टियन स्टेप्स एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ये न्यूएस्ट मॉडल है एंड इसमें 5 ईज आते हैं, 5 ईज आते हैं। ठीक है, 5 ईज आएगा। हवर्टियन स्टेप थोड़ा सा इजी है, जहाँ पे क्लासिफिकेशन, एनालिसिंग, जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था वैसे टाइप का होता है। देन टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड। एकेडमिक स्टैंडर्ड मीन बच्चों को क्या क्या डेवलप करवाना चाहते हैं हम फिजिक्स को पढ़ा के, तो उसको ही इन्होंने टर्म चेंज कर दिया एकेडमिक स्टैंडर्ड। तो आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स और हाउ टू डेवलप फिजिकल साइंस इंटरेस्ट और टीचिंग फिजिकल साइंस इन द क्लासरूम टू इंटरेस्ट और इंक्रीज इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स। तो बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसको मेंशन करना है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज में जो जो आपने मेथड पढ़ा उसको आप लिख सकते हो एज ए स्ट्रैटेजी, वैसा चल जाएगा। अभी सीसीई मॉडल भी हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीसीई इज द लॉन्ग क्वेश्चन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लेसन प्लान एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है और ज़्यादा बड़ा नहीं है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी शॉर्ट में ही आएगा। माइक्रो टीचिंग आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन कैरी करता है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इतना लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, शॉर्ट में आता है। देन उसके ऊपर चलते हैं, अगर ये सारे प्रोजेक्ट ये सारे शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में नहीं, ये सारे शॉर्ट में है।
बाकी सब शॉर्ट में है। क्लियर हो गए इतना में? इतना क्लियर हुआ? यस और नो? तो कितने लॉन्ग क्वेश्चंस बन गए, फटाफट बोलो, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस बन गए? 10। 10 लॉन्ग क्वेश्चंस करो, बाकी सब शॉर्ट है। 10 में से आप एनी 8 को भी प्रिपेयर कर लो ना, हो जाएगा, आ जाएगा, कोई बात नहीं। एनी 8 क्या 7 भी प्रिपेयर कर लेने से आ जाएगा, बिकॉज आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओनली 1 अटेंड करना है, ओनली 1 अटेंड करना है, 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो ऐसे ही पैटर्न में आप करो, जो क्वेश्चंस जो यूनिट का एक क्वेश्चन जैसे आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज मैंने बहुत इजी कर दिया, आपको सब मश करा के आपको बता दिया कि कैसे कैसे कहाँ लिख सकते हो, एंड आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, सो उस अकॉर्डिंग अगर करते हो तो आपको हेल्प हो जाएगा। अभी हमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑलरेडी वीडियो में है, अगर फिर भी नहीं समझ आए मैं पढ़ाऊंगी, कोई बात नहीं है इसमें। बाकी है मुझे ये पढ़ाना है आपको, दैट इज़ अ कम्पिटेंसीज जो पॉइंट है उसको पढ़ाना है, एंड जो साइंटिस्ट है उसके बारे में थोड़ा मैं बता दूंगी तो आप मार्क कर लेंगे। बस टेक्नोलॉजी आप ऑलरेडी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो 10 पॉइंट्स हैं, पूरा विकीपीडिया कॉपी पेस्ट है। 10 नहीं 11 पॉइंट्स हैं, विकीपीडिया कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज को आज थोड़ा पढ़ लेंगे, एंड ये जो है ना हवर्टियन स्टेप्स एंड द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये कर लेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो ये थोड़ा हम कर लेंगे। बाकी सबको आप प्रिपेयर करोगे, एंड जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मुझे नेक्स्ट बता के रखिएगा। जो क्वेश्चन बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स एंड द फिजिकल स्टूडेंट, जो सपोज क्वेश्चन इसमें से आपको हार्ड लग रहा है, एंड मैं इसका वीडियो दे दूंगी जो जो है मेरे पास, जो मैंने अभी इतना शॉर्ट पीरियड में पढ़ा नहीं पाई, एंड आपको मैंने ओनली नोट्स दे रही हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग वीडियोस ऑलरेडी है तो आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी नहीं जो मिल रहा है या फिर आपको समझ नहीं आया जो टॉपिक, प्लीज मार्क करके रखिएगा। एक दिन एक कंबाइंड क्लास या फिर फ्री क्लास ऐसे ही करेंगे, जहाँ पे आपको जो डाउट्स है एग्जाम से बिफोर उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स थोड़ा सा देख लीजिए। बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स देखिए आप लोगों का भी कैसे मैच कर रहा है फिजिकल साइंस के साथ। ओके, फर्स्ट थिंग, ये पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। क्या क्या कंप्लीट किया? मीनिंग ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंस, स्कोप। अच्छा, स्कोप क्या है, क्या क्या करने से मतलब साइंस को पढ़ने से क्या क्या मिल पाएगा, तो उसके तो ब्रांचेस हैं, आप कहाँ पे भी जा सकते हो, आपके कौन से स्किल्स डेवलप्ड होंगे, कौन से वैल्यूज में आपका फुलफिलमेंट होगा, इतना आप मर्ज करना। बार बार सेम चीज को लिखने का ओनली स्टाइल चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहले से है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, सब्सटेंटिव एंड सिंटैक्टिकल, इतना पोर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। ब्रांचेस में याद रखो, प्लीज लिख के रखो आप लोग, ठीक है। आपके बुक में ब्रांचेस बहुत ही शॉर्ट है, एक पेज का भी आंसर नहीं है। सो आप क्या करेंगे, फिजिकल साइंस में जो ब्रांचेस पढ़े थे उस ब्रांचेस को ऐड करेंगे, बट थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे। जहाँ पे फिजिक्स लिखा है वहाँ पे बायोलॉजिकल करोगे, एंड उसके रिलेटेड जो पार्ट्स हैं आप लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। उसके बाद फिजिक्स की जगह पे बायोलॉजी लिखेंगे। याद रहा बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स, याद रहा या नहीं? ये सो नो? हो जाएगा, हो जाएगा ना, लिख के रखे हो ना, लिख के रखो, पूरा लिख के रखो, फटाफट लिख के रखो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, आपका हिस्ट्री जो है ना 18th 19th सेंचुरी का है, मैंने बोला था। तो ये जो 2 पोर्शन है मैंने बाकी भी हिंदी में लिखा है। ओके, क्योंकि फटाफट करना था इसलिए बाकी रख लिया। तो 1.4 एंड 1.5 का एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को दूंगी, एक एक्स्ट्रा क्लास होगा जहाँ पे आप कुरुक्षेत्र बच्चे जो बायोलॉजी करेंगे उनके साथ होगा। आई थिंक मंडे में होगा, मंडे या ट्यूसडे पे। तो आप लोग अटेंड कर लेना, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये पार्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक्स्ट्रा स्टेप्स भी मिल जाएंगे। ओके, अच्छा फिर देखो, तो इस यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन 1.1। यहाँ पे ओनली 1.1 को मीनिंग ऑफ साइंस दिया है, मीनिंग ऑफ साइंस नहीं, उसमें बहुत सारी चीज आएंगे। 1.1 1.2 1.3 सबको मिला के एक क्वेश्चन बना लो, एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। 1.1 1.2 1.3
एट ए टाइम सबको ऐड कर लो, एक लॉन्ग क्वेश्चन बना लो, ठीक है। 1.4 एंड 5 एट ए टाइम मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाओ, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिला। यूनिट 1 से ओनली 2 लॉन्ग क्वेश्चंस मिले, ठीक है। ऐड करिए, मर्ज करिए, अदरवाइज स्टेप्स नहीं मिलेंगे हमें, लिखने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं अंदर में, ठीक है। 1.1, 1.2, 1.3 एट ए टाइम लिखना है एक लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड 1.4 एंड 5 एट ए टाइम लिखना है, ठीक है। यूनिट 2 में आते हैं। देखो अभी यूनिट 1 में जो जो याद है उसी के अकॉर्डिंग यूनिट 2 में भी होगा। एम्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, एम्स हम लोग पढ़ चुके, वैल्यूज पढ़ चुके, कॉम्पिटेंसीज अभी मैं पढ़ाऊंगी। अच्छा, कोरिलेशन इन साइंस, कोरिलेशन ऑफ साइंस विथ लाइफ, कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, कोरिलेशन ऑफ साइंस विथ सब्जेक्ट्स। अभी ये पोर्शन फिर से मैं नहीं बताऊंगी मैं थोड़ा सा ओनली ऐड करूंगी, जो चीज वो बताऊंगी, ओके। कोरिलेशन पार्ट फिजिक्स का जो मैंने बोला अभी वही पार्ट रहेगा। फिजिक्स का पार्ट में मैंने ये बोला कि जो आपका ब्रांचेस पॉइंट है ना, उसको भी लिखना है, ब्रांचेस पॉइंट को, और थोड़ा मैं जो एक्स्ट्रा बताऊंगी उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। जस्ट लाइक फाइनाइट के साथ, सॉरी फाइन आर्ट एक साथ मिलेगा, फाइनाइट हो जा रहा है, फाइन आर्ट, इक्विटी, पीस, इतना सब नहीं लिखना। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स के साथ क्या रोल है, केमिस्ट्री के साथ क्या रोल है, थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगी, उसको सिर्फ एट ए टाइम 2.4 पूरा एट ए टाइम यहाँ पे करना है, ठीक है। इस यूनिट में क्या है, ये दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन मिला, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बना, एंड कॉम्पिटेंसीज एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। कोरिलेशन मे बी ये लॉन्ग में भी हो सकता है, चांसेस रेयर है, बट 4-5 पेज ही तो बनाना है हमें, हो जाएगा। याद रहा, मार्क करिए फटाफट। हो गया? यस और नो? हो गया? फटाफट बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ओके, आज थोड़ा साइलेंट हो गया आप लोग, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट 3 में आ जाओ। सो यूनिट 3 में देखो क्या क्या है। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। डायरेक्टली आपको जंप करना है। आप इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वहाँ पे मैनिपुलेटिव स्किल, साइंटिफिक एटीट्यूड, वो सारी ही मेंशन होगा। एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स ऐड हेयर, यहाँ पे लिखा है ऐड हेयर एट टाइम, that is a at a time mention है, at time बोल रही हूँ, at a time, that is most important questions, Bloom's taxonomy, Bloom's taxonomy of educational objectives। then ये question already हो गया, notes है या नहीं है Bloom's taxonomy का? ओके, थैंक यू। तो ये पोर्शन हो गया, आपको कैसे लिखना है वो भी बताई हूँ, चार्ट प्रिपेयर किया गया, चार्ट जैसे ही बना के आओगे। अगर लिखना स्टार्ट किया ना 7-8 पेज का हो जाएगा, आप लोग चार्ट बना के आओगे 4 to 5 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन इफेक्टिव डोमेन कार्थोल, दैट इज अ कार्थोल का इफेक्टिव डोमेन के बारे में लिखते हैं, बट मैं आपको चार्ट दे दूंगी, चार्ट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी वीडियो है, पहले उसको 2 बार पढ़ना, 2 बार सुनना, छोटा वीडियो है 10-15 मिनट का, उसको कल सुबह मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, मेंशन करके रखो वीडियो में है, पढ़ेंगे। नहीं समझ आया, मुझे जैसा टाइम मिलता है एग्जाम से बिफोर फिर से आपको मैं पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी, फिर से कर दूंगी, ठीक है, अगर टाइम हो गया तो। एंड क्रिटिसिज्म थोड़ा सा ऐड करना है, ओनली थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐड करना है, जो कि आप बुक से करेंगे। 2 to 3 लाइन्स और 3 पॉइंट्स, 2 to 3 पॉइंट्स ओनली, 2 to 3 पॉइंट्स बोल रही हूँ, पॉइंट्स क्रिटिसिज्म ऐड करना है। ये क्वेश्चन में मेंशन हुआ तब लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में आता नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा प्रिपेयर होके रहेंगे। रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी तो मैंने बोला कल सेंड करूंगी। बाकी देखो यहाँ पे 3.3 एंड 3.4 का जो मैंने अभी बोला, एकेडमिक स्टैंडर्ड पे क्या लिखेंगे, ऑलवेज याद रखना है, एकेडमिक मीन्स हम लोग क्यों स्कूल सब्जेक्ट्स में, स्कूल में पढ़ते हैं इसको। तो कल हम लोग एक सेकेंडरी स्कूल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़े थे, फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल, वहाँ पे साइंस को हमने इम्पोर्टेंस देके पढ़े थे ना, तो उसी को लिखना है, ठीक है, उसी को लिखना है, थोड़ा मार्क करके रखो, नोट्स ऑलरेडी है,
तो कहाँ से पढ़ेंगे? सेकेंडरी स्कूल्स का थोड़ा सा देख लेना, बिकॉज बायोलॉजी, छोटे बच्चों का बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होता है, तो सेकेंडरी लेवल में जो बच्चे हैं तो उनके लिए ही स्पेशली आता है, बाकी सारे मर्ज्ड फॉर्म में रहते हैं और इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। सो सेकेंडरी लेवल का स्पेशली हमें एकेडमिक स्टैंडर्ड के ऊपर लिखना है। फिजिकल साइंस स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी सेम होगा। यस, बोलिए, फटाफट बोलो। हाँ हाँ, वो चीज मैं ऐड करूंगी ना, मैं बोली थोड़ा सा ऐड करेंगे। देखो, वहां पे जो फिजिकल साइंस में जो ऐड हुआ था ना, वो सारे साइंस के पार्ट्स थे। ठीक है। बायोलॉजिकल जब होता है तब हमें लास्ट में ऐड करना पड़ेगा जो लेबोरेटरी मेथड्स हैं उसको ऐड करके, अदरवाइज हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। जब आप कंसेप्ट को थोड़ा पढ़ोगे तो आ जाएगा। जैसे कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं, वो लास्ट पॉइंट में ऐड करना, बीच में ऐड मत करना, लास्ट में ऐड करना है। जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस को एक एज एन एग्जाम्पल एक ले लो, एंड उसके बाद लेबोरेटरी कंडीशंस में या फिर क्लासरूम में रिलेटेड टू आप पढ़ा रहे हो बच्चों को ऑल अबाउट दी ड्रग्स, और एडोलेसेंस पीरियड को लेके आप पढ़ा रहे हो बच्चों को ऑल अबाउट दी फिजिकल इंटरकोर्स, और दैट इज द सेक्सुअल पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स रिलेटेड, तो उनको क्या क्या मिलेगा, मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में बच्चे वहां से क्या क्या सीखेंगे। तो लास्ट इसको एग्जाम्पल जैसा लिखना तो बहुत अच्छा होगा। उसमें क्या होगा, मर्ज नहीं होगा पॉइंट्स, एवरी पॉइंट्स में क्या लिखना है आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, लास्ट में ऐड करना। लास्ट में वन पेज का ऐड कर देना, वहाँ पे थोड़ा बहुत डायग्रामेटिक बोर्ड में भी जैसे बनाते हो ना वैसे दिखा के अगर कर दोगे और बेटर है। ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे, एकेडमिक स्टैंडर्ड में क्या क्या और लिख सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, क्राइटेरिया फॉर राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इतना जो पॉइंट्स है ना, ये कभी भी एग्जाम्स में नहीं आता है। फिर भी ये पॉइंट्स को जब लिख रहे हो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ही लिख देना, क्योंकि बुक में बहुत भास्ट है, उतना नहीं कर सकते हम। इसके और में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हमें टेंशन नहीं लेना है। अगर बाई चांस नहीं आता है तो ऑब्जेक्टिव्स का जो आंसर्स है वहां पे भी लिख दो, एंड उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो तो हो जाएगा। ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट, यूनिट 4 देख लीजिए फटाफट। माइक्रो टीचिंग टेक्निक इंपॉर्टेंट है, पढ़ चुके हैं। टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड में क्या है, लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, लेबोरेटरी मेथड, देन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड देखो कौन सा है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्वायरी मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्वायरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। अच्छा, इतने सारे नोट्स हैं कि नहीं, 4th यूनिट का पूरा नोट्स है, कंप्लीट नोट्स हैं, ये सुन नो। लेबोरेटरी में अभी दे दूंगी, सेंड कर दूंगी आफ्टर क्लास। बाकी है, बाकी है ना। ओके, चलो यूनिट 5 में चलते हैं अभी। देख लो यहाँ पे क्या क्या है। हवर्टियन अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिविट अप्रोच को छोड़ के आई थिंक लगभग सब कुछ होगा। लर्निंग एक्सपीरियंसेस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो इसको। कुछ कुछ तो स्किप करेंगे ही हम, तो एक एक छोटा मोटा चीज़ को हम स्किप कर सकते हैं। सीसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। एंड लेसन प्लान एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन के बाद ये दोनों सेपरेट तो कभी नहीं आता कि हवर्टियन अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग मेंशन करो, ये सेपरेट कभी नहीं आता। फिर भी हम थोड़ा सा उसमें भी पॉइंट आउट कर लेंगे कि क्या क्या है। ठीक है। इतना पोर्शन है। तो हवर्टियन अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, लेबोरेटरी मेथड, एंड आपको रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड कॉम्पिटेंसेस। कॉम्पिटेंसीज का नोट्स अभी देखो, आपको जो मैंने मार्क करके दिया है फिजिकल साइंस में, कॉम्पिटेंसीज का नोट्स जो है, मतलब जो मेंशन्ड है बुक से ही मेंशन्ड है, आपके बुक में होल टोटल सेम है, कंप्लीटली कॉपी पेस्ट है। हवर्टियन अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी कंप्लीटली कॉपी पेस्ट है। ओनली रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मैं दूंगी एंड लेबोरेटरी मेथड में दूंगी। ठीक है, हो गया। बाकी सब नोट्स हैं कि नहीं है बताओ। कॉम्पिटेंसीज मैं दे चुकी हूँ, इसी पीडीएफ में है। एंड बाकी हवर्टियन एंड ये भी है। बाकी सारे बताओ थोड़ा देख के कि आपके पास है कि नहीं है। नहीं है तो कौन सा पोर्शन नहीं है बताओ, फटाफट फटाफट। लगेगा मैं क्या क्या बोल रही हूँ उतना सिर्फ सुनिए, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग जानते हो। कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न साइंटिस्ट,
कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न साइंटिस्ट, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बायोलॉजी में, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग बायोफिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, एंड बहुत कुछ पढ़ रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री और दैट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। सो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं, बट शॉर्टली, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया ना, 4 से 5 लाइन और 5 से 6 लाइन, मतलब वन पैराग्राफ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट देखो यहाँ पे कौन है, निकोलस कॉपरनिकस। हम लोग निकोलस इतना ज़्यादा नहीं बोलते, कॉपरनिकस कॉपरनिकस बोलते हैं, तो कॉपरनिकस मेंशन करिएगा। कॉपरनिकस के बाद उनका नेम, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन को याद रखो, और नेम तो ऑलरेडी लिख दी। मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है, तो मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने डिस्कवर किया, उस पॉइंट को मेंशन करना है, एंड एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है उसको लिखना है थोड़ा सा। सो यहाँ पे मेंशन है उनका डेट ऑफ डेथ, दैट इज बर्थ डेट मेंशन है, डीओ भी मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, तो ये दोनों मेंशन है, उसको हम याद है तो लिखो, अदरवाइज 14 to 15th सेंचुरी मेंशन करके छोड़ देना। कॉपरनिकस वाज ए रेनेसेंस मैथमेटिशियंस, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं होल वर्ल्ड जिनको जानता है उनको हम रेनेसेंस बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर हु फॉर्मुलेटेड हेलिओ हेलिओसेंट्रिसियन, हेलिओ सेंट्रिक और सेंट्रीसियन, ठीक है। जब ये डेवलप्ड हुआ था उस टाइम पे इसको हेलिओसेंट्रिसियन भी बोलते हैं, या फिर हेलियोसेंट्रिक मॉडल, हेलियोसेंट्रिक मॉडल ये आपके लिए इजी होगा, हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स व्हिच प्लेस द सन रेदर देन अर्थ एट द सेंटर। समझ आ गया, हेलियोसेंटर मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा क्या है, सन, तो सन को रेदर देन अर्थ इसको हमने सेंटर पे रख दिया, ये मेंशन हो गया थोड़ा सा, एक लाइन यहाँ पे हो गया, एक लाइन इधर होगा, थोड़ा थोड़ा। पब्लिकेशन ऑफ कोपरनिकस बुक, उनका बुक का नाम क्या है, ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर्स। कल ही हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर थोड़ा बहुत पढ़े थे एस्ट्रोनॉमी में, तो उसके ऊपर उन्होंने कैसे वो डेवलप्ड होता है, जो मैंने बोला स्टार्स कैसे डेवलप्ड होते हैं, या उल्का पिंड हम जिसको बोलते हैं, वो सारे कैसे डेवलप्ड होते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर बुक लिखा था। देन कॉपरनिकस थ्योरी, ये जो उन्होंने कॉपरनिकस ने थ्योरी दिया सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर, ये दो चीजों के ऊपर था। फर्स्ट चीज यहाँ पे आया, यहाँ पे द फर्स्ट चेंज हैड टू डू विद द अपरेंट साइज ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने क्या किया था, जो साइज है, दैट इज यूनिवर्स का जो साइज है हमारा, उसके साथ उन्होंने जो चेंजेस होते रहते हैं यूनिवर्स के साइज में, उसके बारे में लिखा। सेकेंडली द सेकेंड चेंज कंसर्न द रीजन व्हाई बॉडीज फॉल टू द ग्राउंड। सेकेंडली उन्होंने बोला क्यों बॉडीज, कोई भी चीज ऊपर से आप छोड़ो तो वो नीचे आके ग्राउंड पे गिरता है, इसके ऊपर उन्होंने पॉइंट आउट किया। हो गया, बस इतना ही मेंशन करना और ज्यादा नहीं, इसी में वन पैराग्राफ तो आप लिखोगे तो 1 पेज का हाफ पेज कंप्लीट हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। देन नेक्स्ट आइजैक न्यूटन, दैट इज सर आइजैक न्यूटन 1642 to 1727। सो न्यूटन वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर, बहुत अच्छे डे पे है, आप याद रख सकते हो, 25 दिसंबर एट लिंक, रुको अभी, लिन कोलन सियर, दैट इज लिन कोलन सियर, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड आपको याद नहीं रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, अगर याद रह गया लिंकोन कोलेंसिया, लिन कोलेंसिया, प्रोनाउंसिएशन में भी मेरा अभी ये अटक जा रहा है, लिन कोलेंसियल, ओके। लिन कोलेंसियर अगर याद रहा तो ओके है, अदरवाइज याद नहीं रहा तो इतना ओनली मेंशन करिएगा, न्यूटन वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1642, लिन कोलेंसियर आपको मेंशन नहीं करना है। सो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, और क्या किए थे, दैट इज वो बचपन से ही ना क्या किए थे, मैकेनिकल इन्वेंशन, मतलब ड्राइंग कैसे करना है, कोई चीज़ को ड्रॉ करना है, उसको मैकेनिकल इन्वेंशन, उससे मशीन्स बनाना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड होते थे, वो इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा अटेंटिव भी वो स्टडीज़ पे नहीं होते थे, ही वॉज नॉट मच अटेंटिव एट स्कूल, मतलब स्टडीज़ पे वो उनका अटेंशन नहीं था, जो क्लास में पढ़ाई होता है उसमें नहीं, वो कैसे ड्रॉ करेंगे, कोई चीज़ को निकालेंगे, इन्वेंशन करेंगे, नया चीज़ बनाएंगे, उसके ऊपर था। ओके, देन यहाँ पे न्यूटन वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट। थ्रू आउट हिज स्कूल्स एंड कॉलेज डेज ही लिव्ड लाइक ए हिप्पी,
हिप्पी मीन्स क्या होता है, रिजेक्टिंग द वर्ल्ड एंड इट्स वेज, मतलब वर्ल्ड जैसा आपको चाहता है ना रखने को, सोसाइटी में आप जैसा रहना चाहते हो खुद से, वो ऐसा नहीं रह सकते, तो आपको वर्ल्ड एक तरह से चलाएगा। तो हम जब इसको रिजेक्ट करते हैं, मतलब वर्ल्ड के जैसा हम नहीं चलेंगे, वर्ल्ड मुझे जैसा चलाना चाहता है या फिर लोग मुझे जैसे चलाना चाहते हैं मैं वैसा नहीं रहूंगा, मैं अपने हिसाब से रहूंगा, एंड मैं पूरा रिजेक्ट कर रहा हूँ आउटर वर्ल्ड को, एंड मेरे हिसाब से मैं ओनली मशीन्स के साथ और इन्वेंशन के साथ ऑलवेज लिंक्ड अप रहूंगा। तो उसको हम बोलते हैं हिप्पी, not happy, hippie. Okay, then he was always busy conducting scientific experiment. तो आपको एक मजेदार बात ये है कि उन्होंने साइंटिफिक जब रिसर्च स्टार्ट किया, वो इतना बिजी हो गए कि उन्होंने मैरिज तक नहीं किया, वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे। ठीक है, ऐसे बैचलर लाइफ में वो रहना पसंद करते थे। एक कॉटेज था, मतलब छोटा सा मिट्टी का घर भी बोल सकते हैं या फिर छोटा सा हाउस जैसा रहता था, मतलब वहाँ पे कॉटेज मीन्स हार्पली क्या होता है ना, यहाँ पे सीमेंटिंग वर्क हो सकता है, अदरवाइज ऐसे ही लकड़ी का या वुडन जैसे हट बनता है वैसे टाइप का है। तो वहाँ पे वो रहते थे एंड थ्रू आउट वो बिजी रहते थे अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में। एंड उसके बाद उन्होंने एक बुक निकाला, एंड जिस बुक में उन्होंने अबाउट ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, थ्योरी अबाउट ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में लिखा। उनका फेमस बुक का नाम है प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया। ठीक है, एंड उनका एक ऑब्सेशन था, मतलब वो बहुत चाहते थे कुछ एक डिस्कवर करे, तो उन्होंने एक आइडिया निकाला। ठीक है, आइडिया ऑफ क्रिएटिंग गोल्ड। ठीक है, मेटल का बेस के हिसाब से मेटल्स को यूज करके उन्होंने क्या किया, गोल्ड कैसे क्रिएट करते हैं, एक अच्छा गोल्ड कैसे क्रिएट करें जो कॉस्टली भी ना हो एंड अच्छा भी हो, उसको उन्होंने किया कि ये तो इतना ज़्यादा कॉस्टली होता बाहर के टाइम पे, तो हम क्यों नहीं इसको यूज़ करें, क्यों नहीं हम घर पे ही खुद बना लें। तो उसको लेके उन्होंने बहुत रिसर्च किया था, कोई भी एक मेटल बेस में उन्होंने क्रिएट किया था गोल्ड को। सो इतने पॉइंट को लिखना है। ठीक है, बाकी आप न्यूटन पब्लिश्ड हिज एपिक वर्क, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था कहाँ पे लिखा गया, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, प्रिंसिपिया मैथमेटिका इन 1687, 1687। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको जाना है अल्बर्ट आइंस्टाइन में। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 टू 1955, मतलब अभी बोल सकते हैं कि उनका डेथ को 100 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी बहुत टाइम बाकी है। सो वंस ही क्लाइंब्ड ए लेडर, वो एक बार सीढ़ी चढ़ रहे थे, एंड टू चेंज द पिक्चर ऑन दी वॉल, वॉल में एक पिक्चर था उसको चेंज करने के लिए, हिज फुट स्लिप्ड एंड ही फेल टू द फ्लोर, वो नीचे गिर गए, उनका पैर स्लिप किया एंड नीचे गिर गए, फ्लोर पे गिर गए। क्विकली रिकवरिंग फ्रॉम द फॉल, वो जब गिरे थे उससे उनका जो चोट लगा था उससे तो रिकवरी हो गया, बट ही टुक आउट ए पेपर एंड पेन एंड बिगन वर्किंग टू द कॉजेस ऑफ द फॉल, क्यों वो गिरे, मतलब ऊपर चढ़े थे, क्यों वो स्लिप होके गिर गए, एंड गिरने के बाद वो क्यों नीचे ही गिरे, फ्लोर पे ही गिरे, तो उसको लेने के लिए, मतलब उसके पॉइंट को जानने के लिए उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया। एंड वो कोई नहीं, जस्ट लाइक अब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जानते हो, एप्पल का जो एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने एप्पल देखा कि पेड़ से गिर रहा है एंड वो नीचे गिर रहा है, क्यों ऊपर नहीं गया, तो उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया, रीस्ट्रक्चर बोला गया, पहले ही बन गया था थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। अभी किसका पढ़ के आए, कौन सा पॉइंट पढ़ के आए इससे पहले, अल्बर्ट आइंस्टाइन से न्यूटन, तो ऑलरेडी ग्रेविटेशन के ऊपर पॉइंट बोल दिया था, उनका थ्योरी उन्होंने डिस्कवर कर दिया, उसको रीस्ट्रक्चर किया गया, मतलब उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाया गया एंड फॉर्मूला ड्रॉ आउट किए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अभी यहाँ तक आपका हो गया। देखो, हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी। ठीक है, जस्ट लाइक मास, लेंथ, टाइम, MLT हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर रिलेशन क्या है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये कैसा डेवलप्ड हुआ, M क्या होता है, एक्सिलरेशन क्या है, वो दोनों के अंदर रिलेशन कैसे आया, टाइम क्यों इम्पोर्टेंट होता है, या फिर एक ट्रेन क्यों इतना स्पीड से जाता है, एक बस क्यों इतना स्लो जाता है, पर आवर एक ट्रेन का स्पीड इतना रहता है, ये क्यों होता है। तो वो सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने रिलेटिविटी का पॉइंट निकाला एंड उससे वेलोसिटी का भी पॉइंट आउट
किया उन्होंने इक्वेशन को। तो उसके बाद लास्टली उनका फॉर्मूला ड्रॉ हुआ E इक्वल्स टू mc²। तो इसके बाद ना उन्होंने बहुत कुछ किया था, हिटलर आ गया, बहुत कुछ है बट उतना नहीं लिखना है। ओनली मेजर कंट्रीब्यूशन उनका, मेन इन्वेंशन कहाँ से स्टार्ट हुआ इतना, एंड कब डेथ हुआ, कब बर्थ हुआ। अगर डेथ पॉइंट एंड बर्थ पॉइंट याद नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। बाकी उनका जो कंट्रीब्यूशन है 3-4 लाइन में आप लोग लिख देना। अगर 5-6 लाइन नहीं हो रहा, 3-4 लाइन भी लिख के आना, इतना ऐड करना। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट है, आपको जितना दिया गया उतना एनफ है, सो उसको मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। अभी देखो एसक्यू मेंशन है, दैट इज द शॉर्ट क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो यहाँ पे अगेन रेनेसेंस मेंशन है, दैट मीन्स द भास्ट पॉइंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रल पार्ट, ये तो आप जानते हो, ये दोनों इंटीग्रल है, जॉइंटेड है। जब अगर आप जानना चाहो कि हम जो भी वर्क करते हैं, तो वर्क को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा फास्टर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट इज हम यूज करेंगे हमारा कोई भी ऐसा चीज जिससे वर्क का जो पावर और एनर्जी चाहिए वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा एंड फास्टर वे में वर्क हो, तो हम टेक्नोलॉजी नीड करते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी एंड साइंस कब डेवलप हुआ पता है? आफ्टर 1947। आफ्टर 1947 विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, ये फिजिसिस्ट कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई, ठीक है, was instrumental in creation of both Indian Space Research Organization and the Physical Research Laboratory Ahmedabad, ठीक है। तो उन्होंने ये दोनों चीज़ों को, इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज किया था, उसमें कैसे इंस्ट्रूमेंटल को यूज़ करना है, कैसे वर्क करना है, वो सब किए थे। फिर आया जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनिशिएटेड रिफॉर्म्स टू प्रमोट द हायर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा आईआईटी है जहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड होता है, टेक्निकल एजुकेशन हुआ वहाँ पे। इनाग्रेशन, हमारा जो इनाग्रेशन होता है वो 18 अगस्त 1951 को हो गया, खड़गपुर इन वेस्ट बंगाल। तो आपको कितना सारा शॉर्ट क्वेश्चंस मिल रहा है, देखो खड़गपुर वेस्ट बंगाल में कब इनाग्रेशन हुआ, 18 अगस्त 1951। मोर आईआईटीज आर वर सून ओपन्ड इन बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली। तो ये सारे पॉइंट 1950s 1960s में हो गया। देन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द इसरो, इसरो का डेवलपमेंट होने लगा, क्यों? इंडियन स्पेस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांटेशन और मिसाइल प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने के लिए इंडिया में 18 मई 1974 एट पोखरान, पोखरान में फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन किया गया, दैट इज अ टेस्ट किया गया एक्सप्लोजन करके। इंडिया में अगर देखा जाए कि ऑल टोटल 10% ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर जो भी रिसर्च पे किया जा रहा है, एशिया, इन एशिया द नंबर ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन ग्रू बाय 45% ओवर द पास्ट 5 years। 10% हम लोग पैसा या फिर जो भी खर्चा करते हैं, हम अपने इंडियन जो रिसर्चर्स हैं उसके ऊपर होता है या रिसर्च के ऊपर होता है, एंड 45% अभी तक साइंटिफिक पब्लिकेशन डेवलप्ड हो चुका है। हमारे कंपैरिजन में देखा जाए तो कितना पॉपुलेशन है वो मेंशन आप कर सकते हो, एंड कंपेयर टू अदर यूनाइटेड स्टेट। इन्वेस्टमेंट कितना किया गया, दैट इज इंडिया इन्वेस्टेड यूएस, दैट इज द यूएस डॉलर जो मेंशन है, 3.7 बिलियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2002 टू 2003। चाइना इन्वेस्टेड 4 times मोर देन इंडिया, इतना याद रखो, ज्यादा मत करना। डिस्पाइट दिस, फाइव इंडियंस, five Indian uh, Institute of Technology were listed among the top 10 science and technology school in Asia by Asia Week, Asia Week। सो जो याद रह रहा है कि इसके बाद फंड्स रिलेटेड आ जाएगा, पब्लिकेशन, सेमिनार प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च वर्क एटसेट्रा। इसरो, नासा से भी कुछ अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, सो ये सारे प्रोजेक्ट वर्क के अकॉर्डिंग होता है। इतना ही मेंशन करना है। उसके बाद क्या करोगे, इसका ना इम्पोर्टेंस है, चेक करो यहाँ पे क्या मेंशन है, पीटीओ है, तो आपको पेज टर्नओवर करना है, एंड उसके बाद 69 एंड 70 पेज को चेक करना है जहाँ पे मार्किंग है डायरेक्टली।
सारा नहीं पढ़ना है आपको। देखो यहाँ पे मार्किंग हो गया, मैंने मार्क कर दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज इट्स एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग फील्ड। कल ही हम लोग पढ़े थे एग्रीकल्चर फील्ड में उसने क्या क्या किया, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरीज साइंस, फूड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशंस। अभी बायोलॉजिकल स्टूडेंट ये सारे आपके ब्रांचेस भी हैं। एग्रीकल्चर आपका ब्रांच है। बायोमेडिकल, तो बायोमेडिकल में क्या क्या हेल्प हो सकता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर साइंस, न्यूरो साइंस, फार्माकोलॉजी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जस्ट लाइक आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। एजुकेशनल में क्या आएगा, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, एजुकेशन, आईसीटी इन एजुकेशन, मल्टीमीडिया लर्निंग, वर्चुअल एजुकेशन जो अभी कर रहे हैं। एनर्जी में देखो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सॉफ्ट एनर्जी टेक्नोलॉजी। और भी है एनवायरनमेंट पे लैंडस्केप इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल सोर्सेज को आप यूज करना चाहते हो, जो बार बार यूज करने में हेल्प करता है, उनको हम इंजीनियर्स बोल रहे हैं यहाँ पे, रिन्यूएबल इंजीनियरिंग। ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंस। इंडस्ट्रियल में देखो ऑटोमेशन, दैट इज ऑटोमेटिक जो मशीन सारे स्टार्ट हो रहे, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, industrial, that is biotechnology, industrial engineering, metrology, mining engineering, etc. आईटी कम्युनिकेशन में ब्रॉडकास्टिंग के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर साइंस के लिए यूज किया गया, विजुअल टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एटसेट्रा। मिलिट्री में आर्मीज को हेल्प करने के लिए भी बहुत सारे इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर एंड मिलिट्री कम्युनिकेशंस होते हैं। अप्लाइड साइंस में जो अप्लाइड है दैट इज द इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इंजीनियरिंग फिजिक्स, हाइड्रोलिक्स एंड मटेरियल साइंस। ट्रांसपोर्ट में जो जो चीज़ें देख रहे हो, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, नावल आर्किटेक्चर, स्पेस इन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बोल दूँ ऑटोमोबाइल्स के नाम नहीं लिखने, उसके लिए जो पढ़ाई होता है उसके बारे में लिखना है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, इतने पॉइंट्स को देना है। नो नीड टू राइट अबाउट द कंक्लूजन, कंक्लूजन नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी डायरेक्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसीज में। अभी कॉम्पिटेंसीज बुक में ओपन कर लो, दोनों बच्चे मतलब दोनों ग्रुप के बच्चे जो हो, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, प्लीज ओपन कर लीजिए, ठीक है। अभी देखो कॉम्पिटेंसीज फॉर द टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, कॉम्पिटेंसीज फॉर द टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। यहाँ पे क्या क्या लिखना है हमें पहले वो नोट डाउन करिए, क्या क्या लिखना है पहले वो नोट डाउन करिए, ठीक है। लिखो इंट्रोडक्शन टू आइडियल टीचर, इंट्रोडक्शन टू आइडियल टीचर, अगेन आया, चलो इंट्रोडक्शन टू आइडियल टीचर। आइडियल मीन्स आदर्श, आदर्श टीचर क्या है, एक टीचर मतलब क्या होता है, टीचर हु इम्पार्ट्स नॉलेज टू नॉलेजलेस पर्सन, दैट इज कॉल्ड टीचर। जिनका पास नॉलेज है एंड नॉलेजलेस पर्सन को वो देते हैं नॉलेज, उसको हम टीचर बोलते हैं। जो यूज करते हैं मेथड्स को उसको हम टीचिंग मेथड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आइडियल टीचर का डेफिनेशन देना है, मीनिंग देना है, इंट्रोडक्शन तो रहेगा ही। तो इंट्रोडक्शन टू आइडियल टीचर, ये क्वेश्चन ऐसा देखे तो ये आप ऐसे मत स्टार्ट कर देना, पैराग्राफ वाइज बहुत बेकार लगेगा। तो कॉम्पिटेंसीज फॉर द टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस जहाँ पे मेंशन है वहाँ पे आप फर्स्ट मेंशन करें इंट्रोडक्शन टू आइडियल टीचर, देन मीनिंग, डेफिनेशन, ओके। देन देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल साइंस टीचर मेंशन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ चुके हैं, दैट इज इन फिलोसॉफिकल साइंस, ठीक है, सॉरी फिलोसॉफिकल साइंस बोल, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में आपने क्या पढ़ा, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टीचर। जैसे कि टीचर एज अ कैटलिस्ट, टीचर वेरी पंक्चुअल होता है, तो मेंटेन पंक्चुअलिटी, टीचर मेंटेन्स कम्युनिकेशन इन द प्रॉपर वे, teacher maintains all the activities inside the classroom or making environment very effective for the communication and the teaching process etc. तो उस पॉइंट पे मेंशन होगा। यहाँ पे पर्सनल फिलोसॉफी ऑफ साइंस मेंशन है कि पर्सनल लाइफ टीचिंग स्टाइल, पर्सनल नॉलेज एंड लर्नर एंड लर्निंग। तो इतना सारा चीज़ मेंशन नहीं करना है आपको, डायरेक्टली कॉम्पिटेंसीज में जाना है, बिकॉज ये पार्ट शॉर्टकट आपको लिखना है। याद रहा क्या लिखेंगे या फिर से बताओ,
याद रहा या फिर से बताऊं? याद रहा या फिर से बताऊं? फटाफट बोलो। एम आई ऑड? हो गया ना, लिख लिया ना? चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पोर्शन को चलते हैं। देन कॉम्पिटेंसीज ऑफ साइंस टीचर, देखो क्या क्या है। सो कॉम्पिटेंसी मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लिखेंगे, ज्यादा नहीं। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं अभी कट कर रही हूँ, आपको जहां तक कट करने बोलूँ उतना कर लेना, एंड मुझे कोई एक पर्सन पीडीएफ करके सेंड कर देना, ठीक है, कट करने में बोलूंगी। सो फटाफट देखो ये पॉइंट, कॉम्पिटेंसी क्या होता है। ओके, मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। Okay. Competency is the ability of an individual to do a job properly. Competency, अच्छा, जस्ट लाइक होता है ना कंपटीशन, उसी पॉइंट से आया है। compete करना, वन काइंड ऑफ compete करना, ये आपका एबिलिटी है, इसलिए आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो एंड बेटर परफॉर्म करते हो। सो कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू ए जॉब प्रॉपरली। एक जॉब को प्रॉपरली करने के लिए आपका जो एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर होता है, जो कि आपको इंस्ट्रक्शन देता है या फिर गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है या फिर इंस्ट्रक्शंस देता है और गाइड करता है कि आपको compete करना है, compete करना है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम competencies मेंशन करते हैं। द टर्म competency फर्स्ट appeared in the article, एक आर्टिकल में आया था, authored by, that means कौन राइटर है आर्टिकल का, R.W. White। R.W. White बहुत अच्छा नाम है, आप लोग याद रख सकते हो, R.W. White। सो R.W. White ने competence वर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किया था। So R.W. White in 1959 as a concept for the performance motivation. So लोगों में मोटिवेशन का पॉइंट को डेवलप करने के लिए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें यूज किया था ये टर्म को कॉम्पिटेंस। सो इतने पॉइंट्स को कंपलसरी लिखना है, मार्क कर लीजिए प्लीज। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ मार्क हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में आ जाइए, थोड़ा सा ओनली दूंगी। Competence can also be defined as a set of individual performance behaviors which are observable, measurable, critical to successful individual and institute, or it can be defined as individual characteristics of a person which results in effective superior performance in job. So ये दोनों पार्ट को मैं समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दो दो डेफिनेशन है, यहाँ तक एक डेफिनेशन हो गया, यहाँ से एक, यहाँ तक एक डेफिनेशन हो गया। तो कौन सा इजी लगेगा मुझे बोलिएगा। पहला पॉइंट पे ये मेंशन किया गया कि यहाँ पे सेट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। सपोज आप मेरे पास टीचिंग दे रहे हो, अभी मैं पूरा टोटल क्लियरली आपको ऑब्जर्व करूंगी, आपका जो भी परफॉर्मेंस है उसको मैं ऑब्जर्व करूंगी, मेजर करूंगी कितना हो पा रहा है, आप बिलो एक क्राइटेरिया हो या फिर अबव क्राइटेरिया हो, क्रिटिकल टू सक्सेसफुल इंडिविजुअल, मतलब आपको मैं सक्सेसफुल बना पा रही हूँ कि नहीं, आपको मैं फीडबैक दे के। तो ये पॉइंट को आप इजी करोगे। या फिर दूसरा पॉइंट देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज, मैं डिफाइन कर सकती हूँ एज एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन। पर्सन, सारे पर्सन का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, which results in, जो इंसान काम करते हैं उस हिसाब से, इज एन इफेक्टिव एंड सुपेरियर परफॉर्मेंस इन जॉब। मतलब आप जितना अच्छा काम करोगे, जो आपका एबिलिटी रहेगा कि एक पर्सन ऐसा कैरेक्टर शो कर रहा है या फिर एबिलिटी दिखा रहा है जिससे उसका इफेक्टिव एंड सुपेरियर परफॉर्मेंस होता है जॉब पे, ठीक है, जॉब पे सुपेरियर और अच्छा परफॉर्मेंस होता है। सुपेरियर मीन्स बहुत बड़ा या फिर अच्छा, इन्फेरियर मीन्स खराब, ठीक है। अभी बोलो कौन सा पॉइंट आपको इजी लगा, फर्स्ट और सेकंड। जो जिसको इजी लगा उतना पॉइंट को ही मार्क करेगा, जिसको इजी लगा। यहाँ पे मैंने दो पॉइंट मार्क किया, जो आपको इजी लग रहा है उसको करना, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट वाला थोड़ा लेंथी लग रहा है बट वो इजी है आपके लिए, ठीक है, वो देख सकते हो। फिर देखो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को याद रख दोगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट्स कॉम्पिटेंसीज में क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज, दैट मीन्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन। एट्रीब्यूट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लोगों का खुद का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स।
स्किल्स दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल डोमेन, जो आप एक्टिविटीज करना चाहते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन प्लीज लिख दो साइड में, फिजिकल डोमेन और द साइकोमोटर डोमेन। आउटस्टैंडिंग दैट इज अ परफॉर्मेंस जब चेक हो जाता है तो आउटस्टैंडिंग। तो ये नॉलेज हो गया कॉग्निटिव डोमेन, एट्रीब्यूट और कैरेक्टर हो जाता है जहाँ पे हम फीलिंग्स इमोशंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये आपका एफेक्टिव डोमेन, ये नॉलेज डोमेन, एफेक्टिव डोमेन, ये साइकोमोटर कैप हो गया। लास्टली फीडबैक, ये फीडबैक है, फीडबैक को आप मेंशन कर सकते हो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और द टास्क एक्टिविटीज, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी ओनली लिख सकते हैं। ये 4 स्टेप है, तो आपको क्या करना है, एन एन ए एस ओ, एन, सॉरी एन बोल रही हूँ मैं, के ए एस ओ, के ए एस ओ, सीक्वेंस दे रही हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड लास्ट वन ऑलवेज रहेगा आउटस्टैंडिंग और इवैल्यूएशन, ठीक है, परफॉर्मेंस चेकिंग। सो के ए एस ओ दैट इज द कासो, ठीक है, इसका एलिमेंट्स का नाम हो गया कासो, कासो। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखो अभी कोर वैल्यूज इसमें क्या क्या है, कोर कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है, कोर वैल्यूज, कोर वैल्यूज में आता है 3 पॉइंट्स, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अच्छा, इंटीग्रिटी मीन्स इंटीग्रेशन करना, दैट इज अ, बच्चों में हम एक डेवलपमेंट के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, सारे डेवलपमेंट में, दैट इज कॉल्ड, हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम ऑल राउंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रिटी। प्रोफेशनलिज्म, हम प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन खुद को ग्रो कर रहे हैं। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस, सारे लोग अलग अलग होते हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स पे मेरा भी कुछ कुछ रॉन्ग थिंग है, मैं कुछ पॉइंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, कुछ पॉइंट्स में मैं फंबल हो जाती हूँ, कुछ पॉइंट्स में मैं इजीली आपको बता पाती हूँ, तो ये यहाँ देखो वेरिएशन कितना आया, तो वैसे डिफरेंट पर्सन्स का पर्सनालिटी होता है। सो रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी दैट इज द डाइवर्स वेराइटीज, तो हम वेराइटीज को यहाँ पे रेस्पेक्ट देंगे। कोर कॉम्पिटेंसीज में क्या आएगा, कम्युनिकेटिव, टीम वर्क, then planning and organization, accountability, creativity, client orientation, commitment to continuous learning and technological awareness, इसको explain बिल्कुल नहीं करना है। and managerial और managerial competencies, मैनेजियल जो कि मैनेजर है वही मैनेजियल करता है, या फिर मैनेजरियल दैट मीन्स मैनेजमेंट जो करते हैं। लीडरशिप, विजन, एम्पायरिंग अदर्स एंड बिल्डिंग ट्रस्ट एंड मैनेजिंग परफॉर्मेंस डिसीजन मेकिंग, इतना जो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट्स को आप अगर लिख देते हो एग्जाम में विद डायग्राम, जो डायग्राम हम कासो में पढ़े, अभी इतना लिख देते तो ऑलरेडी आपका 2 पेजेस कवर हो जाएगा। 2 पेजेस के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस पॉइंट पे आना, कॉम्पिटेंसी ऑफ द साइंस टीचर, दैट मीन्स आपको वहाँ पे क्या लिखना है, साइड में मेंशन कर दीजिए, साइंस टीचर का रोल लिखना है, साइंस टीचर का रोल लिखना है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, कॉम्पिटेंसीज में कितने यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो देखना है, कॉम्पिटेंसी 1 है, कॉम्पिटेंसी 2 है, देन कॉम्पिटेंसी 3 आया, देन नेक्स्ट चलते कॉम्पिटेंसी 4 होगा, 5 6 6 है, देन और कॉम्पिटेंसीज नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज है। अभी मैं बोल दी कॉम्पिटेंसीज वन काइंड ऑफ एबिलिटी होता है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग देखो पहला कॉम्पिटेंसी क्या है, बाय टर्म उसको याद रखो, उसके पॉइंट्स एक दो करके याद करके छोड़ देना। अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड कंटेक्स्ट ऑफ साइंस, अच्छा, अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड कंटेक्स्ट ऑफ साइंस, साइंस क्यों समझना है या साइंस को कितना समझते हैं, एज ए टीचर आप कितना समझते हो, 2 पॉइंट लिखो। एनालाइज हाउ साइंटिफिक knowledge and technologies advances discovered and developed by individual and communities in all cultures of the world contribute to changes in the society. Evaluate consequences, constraints and applications of solution to a problem, कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना या फिर कोई एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना, ऐसा पॉइंट। इवालुएट द साइंटिफिक डिजाइन, आप साइंटिफिक डिजाइन करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे कोई प्रॉब्लम में सोल्यूशन को, साइंटिफिक डिजाइन करोगे तब तो इम्प्लीमेंट करोगे, तो ये 3 पॉइंट बस, ज्यादा नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं करना, ये 3 पॉइंट्स एनफ है। 3 पॉइंट है, इवालुएट वाला मैंने पॉइंट बोला, एंड एनालाइज बोला, एंड और एक इवालुएट का बोला, 3, 2 इवालुएट का बोला, एक एनालाइज का बोला। देन नेक्स्ट नंबर 2 में है इंक्वायरी, इंक्वायरी क्यों करना है, अंडरस्टैंड हाउ टू प्लान एंड कंडक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन,
तो इंक्वायरी में हम ये पॉइंट फर्स्ट ऐड करेंगे, छोटा सा है, अंडरस्टैंड हाउ टू प्लान एंड कंडक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। देन इधर आ जाओ, सिंथेसाइज एंड रिवाइज्ड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। सपोज मैं यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ पॉइंट पे रॉन्ग हो गई, तो उसको मैं फिर से सिंथेसाइज करूंगी एंड रिवाइज्ड करूंगी, चीज़ों को रिवाइज करूंगी यूजिंग एविडेंसेस डाटा एंड इन्फरियल, और दैट इज कॉल्ड इन्फरेंशियल। इन्फरियल भी बोल सकते हैं, दैट इज द इंटरफेरेंस, और इन्फरियल भी बोल सकते हो इन्फरेंस। इन्फरेंस मीन्स कंक्लूजन, सो इन्फरेंशियल बोल सकते हैं, इन्फरेंस भी बोल सकते हैं। तो इन्फरेंशियल लॉजिक और इन्फरेंशियल लॉजिकल पॉइंट्स। एंड और एक छोटा हम करेंगे, इवेलुएट नहीं करके हम ये करेंगे, ये पॉइंट एनालाइज कर सकते हैं या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हाउ साइंटिफिक नॉलेज इवॉल्व। यहाँ पे हाउ साइंटिफिक नॉलेज इज कंडक्टेड एंड इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड, एंड यहाँ पे कैसे साइंटिफिक नॉलेज को हम निकालें या फिर हम उसको यूज कर रहे हैं, इस पॉइंट को। एनी थ्री 2 to 3 छोटे छोटे पॉइंट्स देख के याद करो। जनरल स्किल्स ऑफ टीचिंग, अच्छा क्या क्या कर सकते हैं, अभी देखो कितने सारे छोटा मिलेगा, ये पूरा पॉइंट कर लेना। एबल टू डिजाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर साइंस, एबल टू एनालाइज एंड प्रेजेंट डाटा, एबल टू प्रिपेयर लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, एबल टू ऑपरेट साइंस लेबोरेटरी इक्विपमेंट, एबल टू प्रिपेयर मटेरियल यूज इन द साइंस लेबोरेटरी। साइंस लेबोरेटरी में क्या यूज करना है, रिपोर्ट कैसे बनाना है, डाटा प्रेजेंट कैसे करना है, एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या चाहिए। अभी चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज करिकुलम। करिकुलम जब बात आता है तो दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। हम साइंटिफिक स्टडीज के लिए कैसे बुक को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखिएगा, ज़्यादा नहीं, ये 2। एबल टू डेवलप, हम डेवलप करेंगे, अप्लाई करेंगे, एन एक्सटेंडेड फ्रेमवर्क ऑफ गोल्स, प्लान्स, मटेरियल्स, रिसोर्सेज फॉर इंस्ट्रक्शंस। सो आपको जो भी डेवलप करना है उसके रिलेटेड फर्स्ट तो गोल्स, प्लानिंग, मटेरियल्स सब कुछ होना चाहिए, एंड उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वर्क होगा। Able to develop and apply science principle both in and out of the school, स्कूल के बाहर एंड अंदर दोनों जगह पे यूज कर सके, ऐसा कुछ बनाए, तो वो 2 पॉइंट करेंगे। कंपिटेंसी 5 पॉइंट, दैट इज अ असेसमेंट। अभी मतलब आप इवेलुएशन पे चाह रहे हो, फीडबैक दोगे अभी। So knowing the measurement and evaluation of the student learning in a variety of assessment. So बच्चों को आप जो परफॉर्मेंस असेस करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग उनको पहले स्टडी करो, देन मेजरमेंट करो एंड इवेलुएट करो। आइडेंटिफाइंग द आउटकम्स टू बी मेजर्ड, जो आपको चाहिए, रिजल्ट चाहिए, उसके बेसिस पे ही मेजरमेंट करिए, एंड ये पॉइंट करिए। being able to use outcome data to guide and change instruction। तो आप जो डाटा निकाले हो, कंक्लूजन निकालो, उसी के बेसिस पे आप गाइड करो एंड चेंज करो, ये आपको हेल्पफुल होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज कंपिटेंसी 6। कंपिटेंसी 6 पॉइंट पे प्रोफेशनल प्रैक्टिस, नॉलेज ऑफ साइंस डेवलप्ड होगा। साइंस टीचर का क्या क्या हेल्प होता है, साइंस टीचर हैव ए नॉलेज बेस दैट प्रिपेयर्स देम फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। मतलब ये प्रोफेशनल जब बात आ जाए तो टीचर के ऊपर आएगा। नॉलेज ऑफ साइंस डेवलप होगा, नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर, कैसे साइंस के रिलेटेड कम्युनिटी के बेस पे बिहेव करना चाहिए, वो होगा। और एक पॉइंट लिख दीजिएगा, पार्टिसिपेट द एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिटी इंक्लूड कलीग्स ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। सो ऐसा होता है ना, कुछ पॉइंट्स पे हम वीक रहते हैं तो हम कम्युनिटी पे या फिर जस्ट लाइक टीचर क्लब हो गया या टीचर्स के जो ग्रुप हो गए उसमें ज्वाइन कर देते हैं, तो हम प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, अल्टीमेटली बच्चों को भी हम इम्प्रूव करा सकते हैं उसी पॉइंट्स को यूज़ करके। बस इतने 3 पॉइंट्स को करना है। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, और ये जो बाकी के पॉइंट्स हो गए, प्रिपरेशन, ये हवर्टियन का है, उसका नहीं है। तो और डेवलपमेंट आपको लिखना नहीं है, 6 पॉइंट्स तक लिखने हैं, प्रोफेशनल जो प्रैक्टिसेस है वहाँ तक लिखना है। होगा या नहीं, क्योंकि मैंने जितना पॉइंट बोल दिया उतना लिख देंगे तो 4 to 5 पेजेस में कंप्लीट होगा। अगर पूरा लिखने चले तो 10 पेज हो जाएगा, तो उतना नहीं लिखना है, ज़्यादा लिखने से भी मार्क्स करते हैं। हार्डली मैक्सिमम आप 5 पेजेस में ही लिखेंगे, सो इतना हो जाएगा। डायग्राम मस्त दीजिएगा कासो का, ठीक है। होगा कि नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। होगा, मैम पूरा बोलती है होगा। बाकी बच्चे कहाँ गए, सो गए आज? हाँ, अटेंटिव क्यों नहीं हो? हाँ, मैं इतना काम करके आई हूँ, मैं इतना अटेंटिवली आप लोगों को बोल रही हूँ, तो आप लोग भी बोलो थोड़ा, होगा कि नहीं होगा, यस और नो।
होगा ना? इतना थोड़ा-सा धीरे-धीरे डल हो जा रहे हो आप लोग। अच्छा टाइम 10 बजने जा रहा है, ओके। कौन-सा पॉइंट डिफिकल्ट लग गया आपको? 3-4 पॉइंट? अरे देखो, आपको ये चीज़ याद करना है, ठीक है रुको मैं बंद